अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। और ना सिर्फ हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है, पर देखेंगे साथ साथ कि किस तरह की रेडिएशंस हमारे पास सन से ज़मीन तक या अर्थ तक आती हैं। ठीक है, उनकी क्या वेवलेंथ होती है, उनकी किस तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, और ये जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ असल में इसका मतलब क्या है। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, इन सब टर्म्स को हम देखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें लेट्स सपोज आपके पास कोई भी एक हाउस है। ठीक है, उस हाउस पे आप गिलास की वॉल्स लगा देते हैं। ठीक है, ये कौन सी वॉल्स हैं? ग्लास वॉल्स। या आप इसे कह सकते हैं पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक वाले। ठीक है, मैं सिंपली कह देता हूँ ये ग्लास वॉल्स हैं। मैं सिंपली समझाने लगा हूं, आप इसे अच्छी तरह समझ लें, इंशाल्लाह आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी इसके बाद कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। अब होता क्या है कि जब सूरज से, सही है, सन से जो रेडिएशंस आ रही होती हैं उनकी मुख्तलिफ, वो जो रेडिएशन आती हैं उनकी मुख्तलिफ एनर्जीज होती हैं। अब ये खास एनर्जी से ये इस गिलास में इंटर करती हैं, और जैसे ही इस गिलास से इंटर करती हैं, ठीक है, इस गिलास से जैसे ही ये इंटर करेगी तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। और ये इंटर करके यहाँ पर मौजूद जितनी भी चीज़ें होंगी उनको वार्म अप करना शुरू कर देंगी। सही है, वो चाहे इंसान हो, वो चाहे प्लांट्स हो, चाहे कुछ भी हो, ये उनको वार्म अप करना शुरू कर देंगी। और इस इफेक्ट का नाम, जहां से हम सन से एनर्जी लेते हैं, ये सन से रेडिएशंस लेते हैं और उसे एक जगह पर, एक खास जगह पर ट्रैप कर देते हैं, इस इफेक्ट का नाम कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ये तो है एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल। अब इसी तरह अगर मैं इसे एक लार्ज स्केल पे मेंशन करूं, या लार्ज स्केल में बताना शुरू कर दूं, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आप कंसीडर करें कि ये हमारी एक अर्थ है। ठीक है, अर्थ, और आपको पता है कि अर्थ के इर्द गिर्द जितनी भी इसकी सरकमफेरेंस है, इसके इर्द गिर्द डिफरेंट गैसेस होती हैं। क्या होती हैं? डिफरेंट गैसेस होती हैं, जिसे आप जनरली आप पढ़ते भी हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर जो होती है, ये मुख्तलिफ गैसेस का, ये असल में तो ये O3 है, लेकिन O3 में के अलावा भी डिफरेंट गैसेस यहाँ पर मौजूद होती हैं, जो कि हमारे अर्थ को मुख्तलिफ रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने में मदद करती हैं। अब होगा क्या कि जब सन से रेडिएशन आना शुरू हो जाएंगी, सन से रेडिएशन आएंगी यहाँ पर अर्थ की तरफ, ये जो गैसेस वाला पार्ट है, इसमें से ये गुजरते हुए अपनी एनर्जी को क्या कर लेंगी, थोड़ा सा कम, और ये फिर टकराएंगी ग्राउंड से। फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है, यहाँ पर आके ये टकराई, जैसे ही ये टकराती हैं तो ये वापस जाने की कोशिश करती हैं। अब इनकी एनर्जी, चूंकि गैसेस से होते हुए गुजरते हुए इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और फिर वापस जाते हुए इतनी एनर्जी इनके पास नहीं होती, रिफ्लेक्ट बैक होते हुए इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये इस गैस की लेयर में से बाहर निकल सके। तो इनफैक्ट हमारे पास हो रहा क्या होता है, हमारे पास अर्थ वार्म अप हो रही होती है। ये हमें शुरू में तो काफ़ी मदद दिया इस अमल ने या इस प्रोसेस ने, लेकिन यहाँ पर ये बात ख़त्म नहीं होती बेटा, यहाँ पर ये बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसके बदले में हमने किया क्या, हमारी अपनी डेली सर्कल, डेली रूटीन के लिहाज से देखा जाए, मैं इसको बाद में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा इसके मैं इफेक्ट बता दूं कि हुआ क्या, कि हमने क्या किया कि मुख्तलिफ चीज़ों का यूज़ करना शुरू कर दिया। शुरू में हमने ट्रेन्स यूज़ की, सही है, जो कि कोल से यानी कि कोयले के साथ चलती थी। उससे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा वो धुआं पैदा करती थी, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था। उसके अलावा हम देखें तो हमारे पास जितनी भी मोटर बाइक्स या मोटर्स हैं, जितनी भी किस्म की मोटर्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की मोटर्स हैं, जो कि हमारे पास, आप उसे कह सकते हैं कि बस भी हो सकती है वो, ठीक है, वो एक कार भी हो सकती है, वो एक प्लेन भी हो सकता है। जितनी भी किस्म की ये मोटर्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ की जाती हैं, ये तमाम की तमाम हमने यूज़ करना अपनी फैसिलिटी के लिए शुरू कर दी। तो ये हमें फैसिलिटी तो मिली, लेकिन इसके अंजाम में क्या हुआ
कि ये जो बस हो, कार हो या प्लेन हो, इसमें से मुख्तलिफ गैसेस, जब ये इनका इंजन वर्क करा तो इनके मुख्तलिफ गैसेस ने निकलना शुरू कर दिया। अब वो जब निकलते हैं, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड मुख्तलिफ हार्मफुल गैसेस होती हैं, वो सारी की सारी वो जो लेयर बनती थी अर्थ, ठीक है, अर्थ के पास ये जो गैसेस की लेयर थी, यहां पर आके वो सारी की सारी गैसेस क्या हो गई, ट्रैप हो गई। ट्रैप कहते हैं एक जगह पर एक किस्म का कैद हो जाना। अब इनफैक्ट क्या हुआ कि अर्थ का जो टेम्परेचर था वो राइज होना शुरू हो गया। अर्थ का टेम्परेचर क्या हो गया, राइज होना शुरू हो गया। ये बच्चों एक कहानी की सी है, तो ये इनफैक्ट हमारी एक पूरी जमीन की कहानी मैं इसको कह सकता हूं, ठीक है। तो अर्थ का टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया, और जैसे ही टेम्परेचर राइज हुआ तो हमने देखा कि दिन ब दिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों के लिहाज से, उनकी कंजप्शन के लिहाज से मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की जो शिद्दत थी, जो टेम्परेचर था गर्मियों में, समर में, वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। और वो इंक्रीज हुआ, ठीक है। उससे क्या हो गया कि हमें मुख्तलिफ किस्म के, या विंटर पीरियड भी एक तो कम हो गया, ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म की पॉल्यूशन या गैसेस का सामना भी करना पड़ा। अब होता क्या है बच्चों कि इससे बचने के लिए हमें मुख्तलिफ प्रिकॉशंस यूज करनी चाहिए, ठीक है। प्रिकॉशंस जैसा कि मैं कह सकता हूं कि हमें एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मोटर्स का यूज करना चाहिए, और जो एसीज वगैरह हैं, ठीक है, उनकी बजाय रूम कूलर का अगर हम यूज करने लग जाएं तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जितनी भी हार्मफुल गैसेस हैं जो कि एसी से पैदा होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, सही है, ये सब की सब क्या हो जाएंगी, खत्म होना शुरू हो जाएंगी। और हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो हमारे पास एक कांस्टेंट रहना, एक कांस्टेंट हो जाएगा, सही है। कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि वो कम होना शुरू हो जाएगा। मुख्तलिफ जगह पर इसकी हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी देखते हैं, कई जगह पर हम इसी वजह से हम शजरकारी की मुहिम भी चलाते हैं। अब मैं ज़रा थोड़ा सा इन डेप्थ जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये जो एनर्जी कम होती है, इनफैक्ट इसका मतलब क्या है, इसकी वजह क्या है। तो ये मैं ज़रा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब तक आपने देखा कि हमारे पास जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो होता क्या है, सही है। सन से जो रेज आ रही होती हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है, मैंने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। जो रेडिएशन होती हैं बेटा, इनकी एक खास जो होती है वो वेवलेंथ भी होती है, और इनकी एक खास फ्रीक्वेंसी भी होती है। वेवलेंथ को हम शो करते हैं लैम्डा से, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं एफ से। आप इसे कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, एफ से शो हो रही है, और वेवलेंथ क्या है, लैम्डा से शो हो रही है। और अभी मैंने बताया कि वेवलेंथ किसे कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि अगर एक फॉर एग्जांपल एक वेव है, ठीक है, और वो कुछ इस तरह की वेव है, ठीक है, ये एक वेव है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रस्ट, और इस पॉइंट को कहते हैं ट्रफ, ठीक है। एक ट्रफ तक का डिस्टेंस, या एक क्रस्ट से एक क्रस्ट तक का डिस्टेंस कहलाता है लैम्डा। और लेट्स सपोज यहां पर मैं कोई भी एक चीज रख लूं जिससे मेजर कर सकूं कि एक सेकंड में कितनी लैम्डा या कितनी वेवलेंथ क्रॉस हो रही हैं, तो वो जो एक सेकंड में मेजर करने का नाम है वो कहलाता है इसकी फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, एक सेकंड में पैदा होने वाली जितनी भी वेव्स होंगी, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जो रेडिएशंस होती हैं बच्चों हमारे पास सन में, वो मुख्तलिफ रेडिएशंस होती हैं, मुख्तलिफ। मैं एक ग्राफ सा बना देता हूँ, एक जनरल सा ग्राफ है, वो बना के मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ और इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मुझे वो बनाने दीजिए, ठीक है। उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा तो वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ, तो बाद में इसको स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है।
अच्छा बच्चों, अब हम डिटेल से देखेंगे कि हमारे पास जो मुख्तलिफ रेडिएशंस या मुख्तलिफ वेव्स होती हैं जो हमारे पास सन से आ रही होती हैं उन, या फिर वो मुख्तलिफ जो रेडिएशंस हैं वो जो हमें नज़र आ रही हैं या जो रेडिएशंस जो हमें नज़र नहीं आती वो हमारे पास कौन कौन सी हैं। उनका मैंने एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम सी बनाई है जिसमें मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन किया है, लेकिन साथ साथ मैं अभी इसको बताता हूँ आपको। देखिए बच्चे, नीचे वाली तरफ, बॉटम वाली तरफ मैंने सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं और इससे ऊपर वाली तरफ मैंने सारी की सारी क्या लिखी हुई है, वेवलेंथ। अब होगा क्या कि ये जो फ्रीक्वेंसी है शुरू में ये है 10⁻²4 जहां से गामा रेज की फ्रीक्वेंसी शुरू हो जाती है, और अगर फ्रीक्वेंसी शुरू होगी तो मतलब ये हो गया उसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम। अच्छा बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है वो उसका इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ रही हो तो वेवलेंथ क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर भी बताता चलता हूँ कि यहाँ पर देखें कि 10⁻24 तो उसकी वेवलेंथ क्या थी, 10⁻⁻5 नैनोमीटर। 10⁻⁻5 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर हमारे पास 10⁻⁹ मीटर की इक्वल होता है। ठीक है, अब यहां से हम अगर राइट साइड की तरफ आना शुरू करें तो ये देखें उसके बाद आता है 10⁻24 जो कि गामा रेडिएशंस के लिहाज से ही आता है। ठीक है, उसके बाद एक्सरे शुरू हो जाती है जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻20। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है 10⁻16 जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। अब यहाँ पर एक ये जो पोर्शन मैंने बनाया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पोर्शन जो है ये विजिबल लाइट का, जो हमें लाइट ये जो आपकी तरफ या मेरी तरफ जो नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड विजिबल लाइट। और इस विजिबल लाइट में मुख्तलिफ किस्म की हमें लाइट्स या मुख्तलिफ किस्म के कलर्स शो हो रहे होते हैं। उसके लिए मैंने एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का फार्मूला बनाया है, बल्कि मैं इसे लिख भी देता हूं, रॉय जीबी 4। मैं इसे 4 कहता हूं, रोमन में इसे 4 कहा जाएगा, तो IV को मैंने 4 कह दिया। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले कौन सा कलर आ रहा होता है विजिबल लाइट में, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो है सबसे कम है वो है 10⁻24। ठीक है, उसके बाद किसकी कम, किसकी रेड से ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ऑरेंज की। उसके बाद येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, I फॉर इंडिगो एंड V फॉर वायलेट। ये एक मैंने खास किस्म का एक छोटा सा पैटर्न था जो कि मैंने आपको समझाने के लिए आसानी से याद रहेगा कि विजिबल लाइट में किस तरह की होती हैं। आपने ये लिखना है, और अगर आपसे पूछें कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है फ्रीक्वेंसी को, मतलब ये हो गया कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की तरफ आना है तो सबसे पहले आपने लिखना है वायलेट को, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और फिर रेड। ये मुख्तलिफ लाइट्स होती हैं जो कि कहां से कहां तक रीजन में लाइट आ रही होती हैं, 7 × 10⁻14 से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। हर्ट्ज एक फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। यहां से 7 × 10⁻14 से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक ये जो रीजन होता है ये सारे का सारा विजिबल रीजन होता है जो कि हमें आंख से नजर आ रहा होता है, मुख्तलिफ कलर्स इसमें शो हो रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंफ्रारेड रीजन में। इंफ्रारेड रीजन में आ जाता है बेटा 10⁻12 हर्ट्ज। इस तरह ये 12 से लेकर 10⁻10 तक रहता है। और अगर मैं बात करूं माइक्रोवेव रीजन में 10⁻8 से 10⁻6 तक रहता है ये। ठीक है, और अगर रेडियो वेव्स की बात करूं तो 10⁻4 से 10⁻2 जो कि रेडियो वेव, जो कि आमतौर पे टेलीविजन की या रेडियो की जो हमें वेव्स रिसीव हो रही होती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, आप कह सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻4 से 10⁻2 तक। सही है, अब 10⁻2 कितना हो जाएगा, मैं एक जनरली समझाने की बात करता हूं, तो ये हो जाएगा 10 × 10 और ये आ जाएगा 100। 10⁻4 क्या हो जाएगा, 10 × 10 × 10 × 10 वो आ जाएगा 10,000। अब आप खुद सोचें कि फ्रीक्वेंसी कहां से 10⁻24 से शुरू होती है, 1 के आगे 24 जीरो लगाएं तब हमारे पास गामा रेज की फ्रीक्वेंसी आती है, उसके बाद एक्स रेज की आती है, फिर अल्ट्रावायलेट की आती है, फिर विजिबल रीजन जो आता है, और फिर क्या होता है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। अच्छा, इनमें से कुछ रेडिएशंस होती हैं बेटा, वो रेडिएशंस हमारे पास जो होती हैं हार्मफुल होती हैं,
जो हमें डायरेक्ट अगर रिसीव हों तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेगी हमारे डीएनए को, हमारे सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को। रेड ब्लड सेल में जो मौजूद डीएनए है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, उस डीएनए को ये तोड़ फोड़ के रख देती है। अब वो कहां से कहां तक होती है बेटा, उसकी जनरली अगर मैं बात करूं 10 की पावर 18 या 10 की पावर 18 से 10 की पावर 24 तक, ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस होती हैं यहां से लेकर यहां तक, गामा रेज, एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट तक मैं अगर बात करूं, अगर ये एक खास हद से ज्यादा हमें मिलने लग जाए तो ये ऑटोमेटिकली हमारे जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज कर देती है। आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे या किसी घर वाले को या दोस्त को लेके गए होंगे, अगर उनका एक्सरे हुआ है तो डॉक्टर सबसे पहले पूछता है कि लास्ट एक्सरे को कितना टाइम हो गया है। उस लास्ट एक्सरे अगर उस बंदे का, फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेता हूँ 1 मंथ का टाइम है, 1 मंथ से पहले वो दोबारा एक्सरे नहीं करवा सकता। बिकॉज क्यों नहीं करवा सकता कि एक्सरे एक हार्मफुल रेडिएशंस हैं जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान देती हैं, लेकिन चूंकि ये मेडिकल फील्ड में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं तो एक खास टाइम तक ये हमारे पास ज़रूरी होती हैं कि यहाँ से एक्सरे हम 1 महीने के लिए एक एक्सरे की जो हमारे पास कॉपी होती है वो चलती रहती है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। और इसका वाइस वर्सा भी, अगर वेवलेंथ ज्यादा हो रही है यहां से लेकर यहां तक देखें तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इनको आप कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज फ्रीक्वेंसी एंड द रेसिप्रोकल ऑफ फेस फ्रीक्वेंसी इज द वेवलेंथ। अच्छा बच्चों, यहां पर देखें कि यहां से लेकर यहां तक अगर बात की जाए तो ये एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा। जैसे ही वो, जिस तरह भी मैंने आपको बताया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में, या जिस तरह वो गैस के एरिया से जैसे ही रेडिएशन इंटर होती हैं तो रेडिएशन इंटर होने के बाद अपनी एनर्जी को लूज कर देती हैं और उनकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो वेवलेंथ ज्यादा होने से उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आप इस ग्राफ में अगर लेफ्ट साइड की तरफ देखें तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, इनकी, उससे ज्यादा इनकी, उससे ज्यादा इनकी, इस पोर्शन की, और सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी वो गामा रेज की होगी। अच्छा बच्चों, जो हमारे पास रेडिएशन होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं। एक को हम क्या देते हैं, मैं लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, अल्फा। 9 तक आपको इनका सिर्फ नाम पता होना चाहिए, 10th में थोड़ा सा इसकी डेफिनेट एक्सप्लेनेशन भी काफी काम आती है। बीटा एंड लास्ट टाइम इज गामा। ठीक है, GAMMA गामा भी लिखते हैं और कई लोग GAMA भी लिख देते हैं, तो इसको छोड़ दें। ये अल्फा के स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक हो गया, तो अगर स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए तो इसे इग्नोर किया करें। तो अल्फा की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, पेनिट्रेटिंग पावर मतलब इसकी जो एनर्जी होती है, आप एनर्जी के लिहाज से देख लें, वो सबसे कम होती है। उसके बाद बीटा की उससे ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा की, जो कि आपके पास फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होती है, 10⁻24 से 10⁻22 तक। इसी तरह एक्स रेज की मैं बात करूं तो 10⁻20 से 10⁻18 तक मैं कह सकता हूं कि ये सारी की सारी जितनी भी वेवलेंथ होंगी या जितनी भी वेव्स होंगी ये लाई करेंगी किसमें, एक्स रेज, या ये रीजन लाई करेगा एक्स रेज में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट करके मुझे बताया करें ताकि मैं उस पर रिएक्ट करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।